हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराधा तिवारी है एंड आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। तो उसी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रेडिट फॉर द कंसेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंसेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए वुल्फ, बी लेमार्क, सी एरिस्टोटल, डी डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर है, किसने दिया था? ए वुल्फ। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। द हाइपोथेसिस दैट characters acquired by individuals of one generation are transmitted to their progeny was proposed by which of the following। तो सबसे पहले तो हमें हाइपोथेसिस को जानना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा हाइपोथेसिस था जिसमें बताया गया था कि जो कैरेक्टर है जो इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट रहता है वो कैरेक्टर अगले जेनरेशन में पास होगा। तो उसका ऑप्शन क्या है? ए डार्विन, बी एरिस्टोटल, सी लेमार्क, डी मेंडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लेमार्क। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन बी डी व्राइस, सी वाइसमैन, डी डार्विन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? सी वाइसमैन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज स्टडीड बाय वाइसमैन फॉर डिस्क्रेडिटिंग द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को डिसअप्रूव करने के लिए वाइसमैन ने कौन सा एनिमल को स्टडी किया था? ऑप्शन नंबर ए डॉग, बी कैट, सी गोट, डी माउस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी माउस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड पेनजेनेसिस। तो कौन सा ऐसा थ्योरी था जिसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और पेनजेनेसिस को रिप्लेस किया? तो उसका ऑप्शन क्या क्या है? ए ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, बी एपिजेनेसिस, सी जर्म प्लाज्म थ्योरी और डी है नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी जर्म प्लाज्म थ्योरी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? ए मॉर्गन, बी डी व्राइस, सी जोहानसन और डी बेटसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी बेटसन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the hypothesis of inheritance of acquired characters was disapproved by which of the following। तो hypothesis of inheritance of acquired character को किसने false proof किया था? ऑप्शन है हमारे पास ए डार्विन, बी वाइसमैन, सी बेटसन एंड डी मेंडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाइसमैन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिवर्स जेनेटिक्स। तो रिवर्स जेनेटिक्स इसमें से कौन सा ऑप्शन बताता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए यूज ऑफ म्यूटेंट एलील्स टू जेनरेट वाइल्ड टाइप एलील्स, ऑप्शन बी यूज ऑफ प्रोटीन्स टू डिड्यूस द जीन्स दैट एनकोड देम, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस टू एस्टेब्लिश देयर रोल्स इन डेवलपमेंट and inheritance, option number D study beginning with mutant alleles and culminating in the isolation of concerned genes। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है study of DNA sequence to establish their roles in development and inheritance। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following option is related to forward genetics। फॉरवर्ड जेनेटिक्स से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? ए डीएनए सीक्वेंस टू प्रोटीन टू फंक्शन टू फिनोटाइप, बी फिनोटाइप टू जीन प्रोटीन टू डीएनए सीक्वेंस, सी जीन
to phenotype to protein to function, and D DNA sequence to function to protein to phenotype. हमें पता है कि फॉरवर्ड जेनेटिक्स कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम फिनोटाइप. जब हम फिनोटाइप से जीनोटाइप को स्टडी करते हैं या फिर फिनोटाइप से डीएनए सीक्वेंस को स्टडी करते हैं, तो क्या वो कहाँ आता है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स के अंदर. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी. Question number 10. One gene, one enzyme hypothesis was proposed by which of the following? One gene, one enzyme hypothesis किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए बेसेट एंड लॉरेंस, ऑप्शन बी बीडल एंड टॉटम, ऑप्शन नंबर सी लिडरबर्ग एंड टॉटम, एंड ऑप्शन नंबर डी इनग्राम. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीडल एंड टॉटम. क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिवर्स जेनेटिक्स. तो रिवर्स जेनेटिक्स से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? ए डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, बी फिनोटाइप टू डीएनए सीक्वेंस टू प्रोटीन, सी डीएनए सीक्वेंस टू प्रोटीन टू फंक्शन टू फिनोटाइप, या डी फिनोटाइप टू जीन टू डीएनए सीक्वेंस. हमें पता है कि रिवर्स जेनेटिक्स कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम डीएनए सीक्वेंस टू फिनोटाइप. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंडल वर्क विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप. मेंडल ने किस क्रॉप के साथ काम किया था? तो ऑप्शन ए है हमारा मेज, ऑप्शन बी है पी, ऑप्शन नंबर सी है बीन्स, डी है बोथ बी एंड सी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी. द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय. तो जो टर्म जीन है वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए वुल्फ, ऑप्शन बी लमार्क, ऑप्शन सी जोहानसन, डी डार्विन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जोहानसन. जोहानसन ने जीन टर्म को कॉइन किया था. इन्होंने और टर्म दिया था, वो है जीनोटाइप and also phenotype. Question number 14. The universally accepted concept of dash states that adult organs and tissues originate from zygotes through differentiation. तो कौन सा ऐसा थ्योरी है जो बताता है कि जो एम्ब्रायोनिक टिश्यू है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है और वो फिर बाद में बनाता है एडल्ट ऑर्गन एंड टिश्यू. तो ऑप्शन है ए ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, बी एपिजेनेसिस, सी जर्मप्लाज्म थ्योरी, या डी नेचुरल सिलेक्शन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एपिजेनेसिस. फिर 15 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इफ अ पर्सन डेवलप स्ट्रॉन्ग मसल बाय एक्सरसाइज हिज चिल्ड्रन विल इनहेरिट द कैरेक्टर. तो कौन सा ऐसा थ्योरी है जो बताता है कि अगर एक पर्सन का स्ट्रॉन्ग मसल है तो उसके बच्चे के पास भी वही कैरेक्टर आएगा. तो ऑप्शन है ए एपिजेनेसिस, बी जर्मप्लाज्म थ्योरी, सी नेचुरल सिलेक्शन, या डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. Question number 16. According to dash theory, the body of an individual is composed of two distinct type of tissue, with सोमैटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म. कौन सा ऐसा थ्योरी है जो बताता है कि इंडिविजुअल का जो बॉडी है उसके अंदर दो तरीके का टिश्यूज होता है, एक सोमैटोप्लाज्म और दूसरा जर्मप्लाज्म. तो वो कौन सा थ्योरी है? ऑप्शन नंबर ए जर्मप्लाज्म थ्योरी, ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, या ऑप्शन नंबर डी एपिजेनेसिस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जर्मप्लाज्म थ्योरी. फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. ये है मैच द फॉलोइंग. इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आपको जिसका आंसर पहले पता है उसको आप सॉल्व करें, और अगर उससे मिलता कोई ऑप्शन है तो पहले उसको करेक्ट करने का कोशिश करें. तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं.
सबसे पहले हमने पढ़ा है जोहानसन ने क्या टर्म दिया था, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कंसेप्ट। तो ए का क्या होगा 4। तो अब इससे हमें पता चलता है कि अब ये ऑप्शन तो और किसी में अवेलेबल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। खुराना एंड कोवर्कर्स ने क्या दिया था, फर्स्ट कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ एलेनिल टीआरएनए जीन। ओकुआ ने दिया था इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड कॉर्नबर्ग ने दिया था इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें हमें पता है कि जैकोब एंड मोनोड ने दिया था ऑपेरॉन कंसेप्ट। इसका मतलब हमारा सी का होगा 1, ऐसा 2 ऑप्शन दिख रहा है। फिर है हमारा मैक्लिंटक ने दिया था जंपिंग जीन, इसका मतलब डी का 2। अब ये दोनों ऑप्शन सही है। अब हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे, जैसे और हमें पता है अगर किसी के बारे में, टैनिन एंड बाल्टीमोर ने दिया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो बी का 3। तो अब हमें मिल गया करेक्ट ऑप्शन हमारा। नीरेनबर्ग एंड मिथे ने दिया था मीनिंग ऑफ द फर्स्ट कोडोन, और इसी से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बैटेसन, बी जोहानसन, सी मॉर्गन, डी मेंडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी मेंडल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज कॉइन्ड बाय बैटेसन। तो बैटेसन ने कौन से टर्म को दिया था, ऑप्शन नंबर ए एलेलोमॉर्फ, बी होमोजाइगोट, सी हेटेरोजाइगोट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। और इसी के साथ बैटेसन ने एक और टर्म को कॉइन किया था, वो क्या था, जेनेटिक्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक नेमली ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज रिटन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक था वो किसने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए मॉर्गन, बी मेंडल, सी जोहानसन, या डी डार्विन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी डार्विन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा इज मोस्ट करेक्ट। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी आरएनए टू प्रोटीन टू डीएनए, ऑप्शन नंबर सी डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू डीएनए और देन आरएनए टू प्रोटीन, या डी डीएनए टू प्रोटीन टू आरएनए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू डीएनए देन आरएनए टू प्रोटीन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल किसको कहते हैं, ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोलस, सी क्लोरोप्लास्ट, या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए न्यूक्लियस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में ऐसा कौन सा बेस है जो प्रेजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएनए में कौन कौन सा बेसिस प्रेजेंट रहता है। तो डीएनए में 4 बेस प्रेजेंट होते हैं, क्या है, ए एडेनिन, टी थाइमिन, जी ग्वानिन एंड 4th सी साइटोसिन। तो ये सारा जो बेसिस है ये डीएनए में प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा गलत होगा हमारा, यूरेसिल, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यूरेसिल जो है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनिल में प्रेजेंट रहता है, ए न्यूक्लियस, बी वैक्यूल, सी क्लोरोप्लास्ट, या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो
तो हम इसको याद कर सकते हैं MNC से, जिसमें M जो होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, N जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस, और C क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या है, ये सभी वो ऑर्गेनील है जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, और उसके अलावा जो है उसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, वैक्यूल, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन डिस्कशन खत्म करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।